नातेदारी व्यवस्था में एक डेफिनेशन लिखी इंपॉर्टेंट, विवाह अनुस्थापन, विवाह अनुस्थापन नोट करिए, परिवार और प्रजनन, विवाह अनुस्थापन, विवाह अनुस्थापन, परिवार और प्रजनन परिवार के बीच की कड़ी है, परिवार के बीच की कड़ी है। ठीक है, दो एकाकी परिवारों में व्यक्तिगत सदस्यता का यह सत्य ही नातेदारी प्रथा को जन्म देता है। थियोडोरसन के अनुसार देखिए, थियोडोरसन जो है उन्होंने एक फार्मूला दिया, मैथमेटिक्स का फार्मूला हम दे रहे हैं कि नातेदारी व्यवस्था क्या है थियोडोरसन के अनुसार, सोशियोलॉजी विथ मैथमेटिक्स। परिवार से संबद्ध आधार पर परिवार से संबद्ध आधार पर सामाजिक संबंध। आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी, मुख्य परीक्षा का बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो थियोडोरसन के हिसाब से ये हो गया आपका फॉर्मूला, एक लाइन में डिफाइन करना है व्हाट इज किनशिप, नातेदारी व्यवस्था क्या है, तो परिवार से संबंध आधार पर सामाजिक संबंध। ठीक है, अब इसमें से एक बात आती है, कौन सा संबंध, इस संबंध को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये कैसे डिफाइन होगा, है ना, ये कैसे डिफाइन होगा, तो इस एरो के नीचे लिखिए ताकि आपको फॉर्मूला एकदम, देखिए मैथमेटिक्स की तरह सोशियोलॉजी, गणित की तरह समाजशास्त्र, केवल और केवल भारत में चेंज आई इस पर, और वो मैं बार बार प्रूफ कर रहा हूं अलग अलग टॉपिक्स पे। वह संबंध जो या तो समरक्त मूलक हिंदी मीडियम में टर्मिनोलॉजी समरक्त मूलक, ध्यान दीजिए, समरक्त समान रक्त वाले, सेम ब्लडेड, इस पर नंबर मिलता है, इसी पर नंबर मिलता है, और आप लोग ये टर्म नहीं लिखते और कहते हैं कि भाई समलोक सेवायोग जो है वो बड़ा कठोर है, बड़ा क्रूर है, बड़ा निर्दयी है, ये सब बातें आप लोग कहते हैं। ठीक है सर, एक चीज बताइए, आज से 10 साल पहले वाले जो लोग थे, जो एस्पायरेंट थे, उनकी सर क्या हिंदी आज से अच्छी थी क्या, हिंदी मीडियम वाले? उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी आज से 10 साल पहले वालों की, और आज से 20 साल पहले जो भी लोग देते थे हिंदी में, 10-5 लोग ही देते रहे होंगे, उनकी हिंदी सबसे अच्छी थी। पूछे क्यों? क्योंकि वो जो पीढ़ी थी वो मेडजी या गाइड बुक से हिंदी से बीए एमए नहीं करती थी, बीए और एमए कर लिया किसी तरीके से, फिर अचानक ज्ञान प्राप्ति हुआ कि आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। जी सर। कहाँ होती है तो सर, होती है। सर एक बात और भी थी सर, पहले के लोग सर हिंदी के साथ में सर संस्कृत को भी प्रयोग करते थे, पढ़ते थे सर, और जो संस्कृत के शब्दों के अर्थ होते सर वो हिंदी के बिल्कुल सटीक होते थे, शुद्ध एकदम। अच्छी संस्थानें, अच्छे टीचर्स जो हैं उनको वो अगर आपको मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं बढ़िया फैकल्टी से, आपको पे तो करना पड़ेगा। तो आप 5,000 के पीछे अपना पूरा करियर दांव पर लगा देते हैं। अभी सोचते हैं कि 1,95,000 बच रहा है, 5,000 रुपए में हमारा प्री मेन इंटरव्यू सब हो जा रहा है, और हो सकता है कि सिलेक्शन के बाद रेलवे का जो टिकट है वहां जाने का, ज्वाइनिंग का, वो कोचिंग वाले दे देंगे। पेन ड्राइव कोर्स सर। नहीं तो पेन ड्राइव से तो क्या होता है, एक सिलेक्शन हुआ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं खुलेआम पूछ रहा हूँ उस बात को, सिलेक्शन हुआ, रिपोर्टेड है?
नहीं होता सर, लेकिन सर इसीलिए कह रहा हूँ ना, पेन ड्राइव कोर्स इसको हम लोग मजे में कहते हैं। तो इसलिए जो है वो सीडी कोर्स और पेन ड्राइव कोर्स नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। इस कॉलेज का अर्थ व्यापक है। आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, माध्यम जी ऑनलाइन का जी है, वो अलग चीज है। हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गया, आप और हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप हैं तो क्लासरूम और टीचर टॉट वाले ही पूरे सिनेरियो में है ना। जी सर। तो अगर मैं आपको 500 घंटे का लेक्चर अपना दे दूं, 300 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव में दे दूं, तो आप चिप्स खाते रहेंगे लेकिन हमारे लेक्चर को लगाए रहेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। क्या मतलब है जी उसका? सर। उसका क्या मतलब है? सर आपस में अंतर क्रिया भी नहीं होती ना सर, वो एक तरीके से टीवी ये देखना ये हो जाता है। ये सफल विद्यार्थी और पूर्णतया सफल विद्यार्थी के बीच यही अंतर होता है। सफल विद्यार्थी और आंशिक रूप से विफल, दोनों में अंतर नहीं होता। आंशिक विफल मतलब कहीं एक गलती से चूक गया, 10-5 नंबर से चूक गया, उसको आंशिक विफल कहते हैं। तो ये जो मानसिकता है, जो मैं वरुण के प्रश्न को यहाँ पर लिया है, मैंने एड्रेस किया है, तो मानसिकता का सारा खेल मानसिकता है। तैयारी भी जी मानसिकता से ही गवर्न होती है। सर, मुझे तो लगता है सर यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी करना ही सर मानसिक मजबूती का खेल है सर। मेंटली सारा स्ट्रांग जितना सारा होगा, सारा लड़का खेल कर वही, पाएगा। सारा खेल वही, सारा खेल यही। और ये मैं लेक्चर को बीच में रोक के बोलने का कारण क्या है? मैं जो ये सारी बात 2-3-4 मिनट खर्च करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, वो है जी सर। हिंदी मानक शब्दावली का प्रयोग करना। ये टोटल बातचीत का जो मूल आधार है ये है कि हिंदी मीडियम का लड़का फर्स्ट रैंक आईएएस में आ सकता है, बशर्ते वो जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करे। जी सर। हिंदी अगर अच्छी नहीं है तो आप भूल जाएंगे, सिलेक्शन होगा तो होगा, 803 रैंक होगी, 762 रैंक होगी, 603 रैंक होगी, टॉप 50 नहीं होगी, क्योंकि आप समरक्त मूलक नहीं लिख कर आएंगे। समरक्त मूलक फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, वैसे बहुत सारे शब्द आप नहीं लिख कर आएंगे। जी सर। लिख कर आइए, देखिए नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है जी। तो अब जैसे एफिनल रिलेशनशिप, आप क्या लिख कर आएंगे? विवाह मूलक, विवाह से बनने वाले नातेदार। अरे भाई नंबर नहीं मिलेगा आपको। थियोडोरसन कहता है, देखिए मैंने फॉर्मुलेशन कराया है कि नातेदारी व्यवस्था का फॉर्मूला दिया मैंने। अब आप आईएएस की बुक या परीक्षा में उत्तर लिख रहे हैं, आपको पहली लाइन में लिखना है नातेदारी व्यवस्था क्या है, फिर क्षेत्रीय अंतर पर आएंगे। तो प्रस्तावना में तो पहले आपको एक लाइन बताना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द किंशर सिस्टम, नातेदारी व्यवस्था से क्या आशय है। आपने खट से, आपको नहीं ध्यान आ रहा है, आप प्रयोग करना चाहते हैं, एरो डायग्राम बना दीजिए, आप छोड़िए, बनाइए इस तरह से। यहाँ लिखिए थियोडोरसन, थियोडोरसन इज इक्वल टू, और यहां से ऐसे थियोडोरसन को जोड़िए और थियोडोरसन को बराबर कर दीजिए, और फिर यहां पर एरो खींचिए और मैं जो बोल रहा हूं संबंध को डिफाइन कर दीजिए। 70% नंबर ले लीजिए संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। मैं पीसीएस की बात नहीं कर रहा, संघ, फिर दोहरा रहा हूं, क्लास में डायस से कह रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। यही वो खोजती है, आपके प्रेजेंटेशन के इनोवेटिव तरीकों। आप आपके अंदर वो समाजशास्त्र के माध्यम से एक बढ़िया नौकरशाह ढूंढ रही है, समझिए इस बात को। ये इनोवेटिव तरीका है। नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित करते हुए इरावती कर्वे ने लिखा, ये तो 30 साल पहले भी उत्तर में लोग लिखते थे, आप नए ढंग से क्या लिख रहे हैं? ये है नया ढंग, ठीक है जी। और इस तरह से 250 वर्ड्स में ट्रेडिशनल जहां पर है वहां लिखिए, जहां मजबूरी है वहां लिखिए, जहां आप, और नातेदारी व्यवस्था तो सब डायग्रामेटिक है। मैं आगे अभी एक डायग्राम भी आपको बताऊंगा कैसे डिफाइन करते, कैसे फैमिली चार्ट बनाया जाता है। अगर आपने बना दिया आपको नंबर मिलना है। और वास्तव में अगर एग्जामिनर ने पढ़ के नंबर दिया 70%, 65% नंबर लीजिए ना, हो सकता है अगले अगले क्वेश्चन में आपका नंबर कम हो जाए, आपने नहीं लिखा हो उस स्टैंडर्ड का, या कुछ क्वेश्चंस जो इस तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं उनमें 65 to 70% नंबर मिलता है, ऐसा नहीं है। अब जो आंसर आपका वीक होगा वहां 40% मिलेगा, तो वही घट के एवरेज 55 के आसपास आ जाता है, 50-55 आ जाता है। और हर क्वेश्चन के प्रति अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, और जो मैं इस तरह से बता रहा हूं उसका प्रयोग करेंगे, भाषा वही रहेगी। अब जैसे मैंने शब्द कहा समरक्त मूलक, वह संबंध जो या तो समरक्त मूलक मतलब एक ही सिंगल ब्लड मतलब सेम ब्लडेड रिलेशनशिप, या विवाह से बने नातेदार, ये हम मूल लिखते हैं नहीं, उसको लिखेंगे दंपत्ति स्वजन, लिखिए, या दंपत्ति स्वजन,
इसको अंग्रेजी में कहते हैं एफिनल, यानी कि विवाह के बाद बनने वाली नातेदारी। यानी वरुण की शादी हुई है तो वरुण की पत्नी के जितने मायके वाले हैं वो आपके एफिनल रिलेशनशिप हैं, दंपति मूलक। यानी कि पहले आप दंपति बने, पहले आपको पत्नी की प्राप्ति हुई, और जब पत्नी मिली तभी तो पत्नी की माता आपकी सास हुई। अगर पत्नी ही नहीं मिलती तो कैसे जबरदस्ती सास हो जाती? बिना विवाह के आप उनको सास कह देते क्या भाई? नो सर, बताओ। नो। तो सटीक शब्द क्या है? दंपति स्वजन। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे? टेक्नोलॉजीज की का प्रयोग कैसे करते हैं? जी सर, समझ रहे हैं सर। यहाँ पर आपको इसलिए रोक के बता रहा, ये पूरा 5 मिनट का जो मैंने इस पर व्याख्यान दिया है कि यूपीएससी की मानक शब्दावली में इन्हीं शब्दों का प्रयोग आपसे अपेक्षित है। आधारित हो, व्यक्तियों के अधिकार व कर्तव्यों, नोट करते रहिए, व्यक्तियों के अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। अतः नातेदारी व्यवस्था से तात्पर्य है अब देखिए, थियोडोरसन ने तो इसको इस तरह से कहा। अब तात्पर्य, अब आप मीनिंग पर आइएगा। तात्पर्य यानी अर्थ। थियोडोरसन ने फॉर्मुलेशन किया, दोनों का डिफरेंस समझिए जरा सा, कम शब्दों में उसने डिफाइन करने की कोशिश की। अब हम आपको एक तात्पर्य लिखवा दे रहे हैं, मीनिंग एक लिखवा दे रहे हैं, इसी मीनिंग का आपको प्रयोग करना है। नातेदारी व्यवस्था का तात्पर्य है परिस्थितियों और भूमिकाओं और संबंधों की एक ऐसी संचरित व्यवस्था। अभी ये संचरित व्यवस्था क्यों है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। संचरित व्यवस्था जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व दूरस्थ नातेदार, जिसमें प्राथमिक कौन हो गया? माता पिता भाई बहन, ठीक है, प्राथमिक। द्वितीयक कौन हो गया? चाचा चाची भूआ फूफा। तृतीयक कौन हो गया? जी सर, आपकी भूआ क्या हो गई? आपके पिता की बहन है, द्वितीयक हुई ना सर? बुआ द्वितीयक होंगी सर। बुआ द्वितीयक होंगी। भूआ की सास क्या हुई? तृतीयक। हाँ, तृतीयक सर, थर्ड कैसे हो सर? बुआ की सास तृतीयक होगी ना सर? सर आपके फूफा जी क्या हुए? द्वितीयक सर। तृतीयक हुए। सेकेंडरी ना सर? टर्सरी। ये वरुण, मैं वरुण को सब्जेक्ट मान कर, वरुण के पिता प्राथमिक हुए, ठीक है जी सर। प्राइमरी पी। जी सर। आपके पिता की बहन थी, पिता की बहन वरुण की क्या? सेकेंडरी। सेकेंडरी सर, द्वितीयक। हाँ, तो ये पिता की प्राइमरी, लेकिन वरुण की क्या हुई? सेकेंडरी। क्योंकि देखिए गिनती ऐसे करिए, ऐसे गिनती करिए, ये वरुण 1 जी सर। 2 जी सर। 2। जी। अब इनके पति, बहन के पति यानी फूफा जी क्या हुए? तृतीयक हो गए। लेकिन अगर सर बुआ की सास बहन की द्वितीयक हुई, बहन के पति की माँ हुई ना? हाँ, बहन के पति की माँ मतलब बहन की द्वितीयक हो गई। सास कैसे बनी? क्योंकि वो उनके पति की माँ है, पहले पति आया। हाँ, उनकी। जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। जी। नातेदारी जो है बास्केटबॉल की तरह है, बस आप खेलना सीख जाइए कैसे है, ठीक है? तो यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व दूरस्थ मतलब जो तृतीयक के बाहर है, दूर है। हमारे दूरस्थ का मतलब होता है हमारे मामा के लड़के की सास के छोटे भाई, ये दूरस्थ हो गए, लेकिन है तो आपके नातेदार, ठीक है? जटिल श्रृंखलाबद्ध बंधनों द्वारा
परस्पर बंधे रहते हैं। क्लियर है? ये देखिए, हाँ, ये अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये है कॉन्सेप्ट। बाकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अब आपको समझ में आ गया। प्राथमिक जो सीधे सीधे ब्लड रिलेटिव्स, इसलिए इसमें प्राथमिक संबंधों में ब्लड रिलेटिव्स आते हैं। ब्लड रिलेटिव्स में भी कौन? माता पिता भाई बहन, उनके पुत्र, माता पिता उनके बच्चे, तो आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, ये प्राथमिक नातेदार होते हैं। जो सीधे आपसे कम्युनिकेट होता है, सीधे आपसे संबंधी, प्रथम प्राथमिक संबंधी वो आपके होते हैं। आपके पिता आपके प्राथमिक संबंधी है, आपकी सगी बहन आपकी प्राथमिक संबंधी है, आपका छोटा भाई आपका प्राथमिक संबंधी है, आपकी माता आपके प्राइमरी किनशिप है ना? लेकिन आपके मामा कौन होंगे? नम्रता, आपके मामा कौन से नातेदार होंगे? नम्रता बताएंगे। नम्रता, सर मामा कौन से नातेदार होंगे? सर द्वितीयक होंगे। वेरी गुड। और मामा की पत्नी, मामी? सर मामी से तृतीयक में आएंगी ना, क्योंकि वो मुझसे रिलेशन जुड़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। क्लियर है ना? तो इसमें आप नातेदारी व्यवस्था क्या है, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक तत्व क्या है, वरुण? जो मटेरियल है उसमें आप 25 से 30 लाइन का एक नोट्स बना लीजिएगा बस। ठीक है, अब आइए विभिन्न परिक्षेत्रों में नातेदारी की क्या विशेषताएं हैं। विभिन्न परिक्षेत्रों में, ये आईएएस में भी सवाल कई बार पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया। उत्तर परिक्षेत्र, मध्य परिक्षेत्र, दक्षिण परिक्षेत्र। देखिए कौन कौन से परिक्षेत्र हैं। बेसिकली 3 परिक्षेत्रों की बात हम लोग करते हैं, है ना? उत्तर परिक्षेत्र नॉर्दर्न जोन, मध्य परिक्षेत्र सेंट्रल जोन, दक्षिण परिक्षेत्र और पूर्वी परिक्षेत्र। 4 जोनों की बात हमें करनी है। और सवाल कभी कभी पूछा गया है, आईएएस में एक बार पूछा गया है कि उत्तर और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक जो है चर्चा करिए। या आईएएस में सवाल आया है, ये हमारे पास 18 में या 19 में पूछा गया है सवाल। ठीक है, तो जी सर, रिसेंटली आया सर। हाँ, तो ये जो है इस पर हम डिस्कशन करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए आपको उसमें करना यह है कि जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें जी सर, उत्तर परिक्षेत्र, मध्य परिक्षेत्र, इन सारे से आपको 15-15, 20-20 लाइन का सेलेक्टिव नोट्स बनाना है। उसको पढ़िए आप पहले, और जब हम अगला क्लास लेंगे तो इस पर हम एक डिस्कशन करेंगे। इसमें लेक्चर मोड से नहीं है, हम इसमें डिफरेंट टाइप से आपको पढ़ाएंगे। वो है म्यूचुअली डिस्कस करेंगे, क्योंकि किनशिप जो टॉपिक है वो बेसिकली लेक्चर मोड में हो सकता है, लेकिन हम लेक्चर मोड में प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लास में नहीं पढ़ाते। हम आपको इन्वॉल्व करेंगे और उससे आपका क्लास में ही तैयार हो जाएगा। मटेरियल जितना आपको भेजा गया है उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो अपना टाइम मत बर्बाद करिएगा, और जो मटेरियल प्रोवाइडेड है उसको बार बार पढ़िएगा, और उसका एक कंपाइल कर लीजिए नोट्स। और उसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। सारे परिक्षेत्रों में 20-20 लाइन का नोट्स बनाइएगा, और एक 400 शब्दों में बनाइएगा उत्तर और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था की तुलना वाला। तो 2 तरह के प्रश्न आपके इसमें बेसिकली बनते हैं। ठीक है, और टिप्पणी में आ सकता है कुल संगठन और विवाह के क्या नियम होते हैं, क्लैन ऑर्गेनाइजेशन, मैरिज, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।